तेजी से वहां कवरेज जारी है। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज काशी में होने का तीसरा दिन। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां के लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये देखिए। वहां पर गढ़वा आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वहां सबसे पहले उन्होंने गौ सेवा की और ये माना भी जाता है कि गाय की सेवा कीजिए तो बहुत बड़ा धर्म है, पुण्य का काम है, और इसी तरह से शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ सेवा करते हुए, उन्हें चारा खिलाते हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद आश्रम में पहुंचे, पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शीश झुकाया, पूजा अर्चना की और फिर स्वामी शरणानंद से मुलाकात की, कुछ वक्त बिताया, कुछ बातें उनसे की। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी दौर में पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश में चुनाव, और अब 8 मार्च को जिस तरह से मतदान होना है, तो आखिरी दिन आज चुनाव प्रचार का, जिसमें ताकत झोंक दी है सभी दिग्गजों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा दमखम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आखिरी दिन प्रचार में लगाया हुआ है। और ज्यादा अपडेट के लिए अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, ये बताइए, क्या निकल चुके हैं आश्रम से पीएम मोदी? जी नहीं, अभी जो सत्संग है, सत्संग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और जैसा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए आश्रम ने खास तौर पे जलपान की व्यवस्था की है। आज यहां पर बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को भी इसका लाभ मिलेगा, और वो भी चाहेंगे कि यहां का प्रसाद खाने के बाद यहां से जो संदेश जाएगा उसकी गूंज बड़ी दूर तक होगी। यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इस मैदान में बैठे हुए हैं, और घंटों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इस जो मठ के महाराज हैं वो और प्रधानमंत्री खुद मंच पे आए, और उसके बाद गुरु जी का भी संबोधन होगा, और साथ ही प्रधानमंत्री महोदय का भी संबोधन होगा। और लोगों को उनके संबोधन का इंतजार है कि आखिर इस मठ से, इस आश्रम से क्या संदेश देना चाहते खुद प्रधानमंत्री और खुद यहाँ के महाराज। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। 40 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल में राजा वही बनेगा जो बनारस पे राज करेगा। और मैं समझता हूं कि शायद प्रधानमंत्री ये भली भांति समझते हैं कि बनारस की 8 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं, और शायद यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री यहां पर डेरा डाल दिन रात एक किए हुए हैं। उनके 16-17 कैबिनेट मंत्री गली गली की खाक छान रहे हैं, और जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, जो रूठे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि चिंता मत करिए, बीजेपी आने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, आपको उचित जगह मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है उससे कार्यकर्ता नाराज तो जरूर था, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं रचना कि जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी बनाम अन्य हो गई है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं, ये तो रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। अब जैसे कि अरविंद बता रहे थे, अब वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। प्रमोद साहब, मेरा सवाल आपसे, जैसे कि अरविंद भी बता रहे थे कि बनारस के राजा जो होंगे वही राज करेंगे। इन 8 विधानसभा सीटों की अहमियत जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए पूरा दमखम लगा दिया है। और शुरुआत गौ सेवा से हुई। गौ सेवा मतलब धर्म कमाइए, पुण्य कमाइए, मतलब कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे। गौ सेवा वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए हर पैतरा आजमा रही है बीजेपी। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी यह आप यूं देखें तो नरेंद्र मोदी ने शायद पिछले 10-12 साल में कभी किसी एक चुनाव क्षेत्र में इतना समय एक साथ नहीं दिया होगा। और अब तो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर वैसे भी क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। हाँ, व्यस्तता का। तो सवाल यह है कि ऐसी कौन सी प्रतिष्ठा है जो वाराणसी से जुड़ी हुई है, और जिसका हल निकालने के लिए केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं, आप उधर गौर करिए, वो अखिलेश और राहुल भी वहीं पर मौजूद हैं, उसी इलाके में ही घूम रहे हैं पिछले 3 दिन से। तो कोई ना कोई वजह जरूर है। वो बड़ी वजह तो हमने ये जो अंदाज लगा लिया कि पार्टी के अंदर, यानी बीजेपी के अंदर भी एक प्रकार की नाराजगी है कुछ कार्यकर्ताओं में, उसको दूर करने के लिए या कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया होगा। लेकिन पर यह भी बड़ी बात समझ में नहीं आती कि इसके लिए प्रधानमंत्री को वो रुकना पड़े। ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी ये बात समझ में आ रही है कि चुनाव निर्णायक रूप से अब इस बात पर निर्भर करेंगे कि 10-20 सीट कौन आगे निकाल ले जाता है। और ये जो आखिरी दौर है 40 सीटों का, इसमें पार्टी कोई
कसर नहीं छोड़े रखना चाहती। और जो विरोधी हैं, या आप देखिए मायावती भी इस इलाके में काफी तेजी से इस वक्त सक्रिय है, और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वो भी पूरा जोर यहाँ पर लगाए हुए। अब जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी थोड़ी देर पहले जो नहीं हुई, शायद उसको भी पहले ये अनुमान लगाया गया होगा कि रैली जो नरेंद्र मोदी का जो आगमन है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा होगा, या ये सोचा गया होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व मीडिया नहीं ठीक से कवर कर पाएगा। यानी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पर ध्यान दे करके ये सारे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। वही सर, वही एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री 3 दिन यहाँ डटते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, जैसे कि आपने कहा भी पार्टियां तो सभी इस तरह के दावे कर रही हैं, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी की हो, कि जीत हमारी होगी, पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये बताइए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 3 दिन तक डटकर वहां पर जनता से मुखातिब होते हैं, उनके बीच में जाते हैं, जोश भरते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में। दूसरी तरफ एसपी और कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको आप रद्द कर देते हैं, अपने कार्यक्रम में तब्दीली करते हैं। इसे किस तरह से देखें? इसी से इन बातों से संशय लगता है कि पार्टियां शायद अभी उनके अंदर अभी इस बात को लेकर कुछ संदेह है कि निर्णय जो आने वाला है वो निर्णय किस प्रकार का होगा। और हम पिछले 2-4 दिन से एक हंग असेंबली की बात भी सुनाई पड़ने लगी है, प्रधानमंत्री ने खुद उसका जिक्र किया है। तो उस संशय में आखिरी कदम बहुत फूंक कर रखने की कोशिश हो रही है, और जो ताकत है उस ताकत का पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आज आखिरी दिन है इस प्रकार के प्रचार। सर, इसी संशय की स्थिति जो पार्टियों में बनी हुई है, यही संशय तो वहां की जनता के मन में भी होगा, वोटर्स के मन में भी होगा, कौन सी पार्टी को चुने, कौन सी को नहीं। देखिए, यही संशय है असल में। क्या कोई बड़ा रोड शो या कोई बहुत बड़ी रैली वोटर को वोट डालने के लिए प्रेरित करती है, या कोई और फैक्टर होता है? दरअसल वोटर का दिमाग तो मेरा ख्याल है बनाया होता है या बन गया होगा। ये कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर कार्यकर्ता की भूमिका ऐसे चुनाव में जब लहर कहीं ना हो, कार्यकर्ता की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि वही वोटर को प्रेरित करता है, लेकर आता है, या किसी प्रकार से इस बात पर उसको समझाता है कि इसको वोट दिया जाना चाहिए। तो ये जो इंटरमीडिएरीज का जो रोल है, जो पार्टी के लोग हैं, उनको समझाने का भी एक शायद प्रयास है। इसमें तीनों ही जो समूह हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हमें बीएसपी को, जो शायद इस प्रकार की आपने देखा होगा रैली या रोड शो वाली पार्टी नहीं है, लेकिन सक्रियता उनके नेताओं में भी इस वक्त है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है हर पार्टी कितना दमखम लगा रही है, कितने जोर शोर से प्रचार कर रही है, और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। अब ये बताइए, पूर्वांचल का किला भेदना कितना मुश्किल लगता है और कितना आसान लगता है? देखिए, पूर्वांचल का जो किला है, 40 सीटें हैं ये, तो आप देखें एक प्रकार से तो पूरी 403 सीटों में से ये 40 सीटों का इतना बड़ा महत्व नहीं होना चाहिए, काफी बड़े फैसले तो हो गए हैं। लेकिन चूंकि ये जो पूरा चुनाव है 3 बड़े जो ग्रुप्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बीच में है, और तीनों ग्रुप्स की ताकत ऐसा लगता है कि 20-25% तीनों का एक सॉलिड वोट है। यानी मतलब कांटे की टक्कर लगती है आपको? 75 से लेकर 80% वोट तो इन तीनों के बीच में करीब बराबर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। जो बचे कुचे वोट हैं उसका कौन बड़ा हिस्सा ले जाएगा? बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे के कार्यक्रम पर पल पल की अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।